हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहम कॉमर्स क्लासेस और कॉमर्स 30 डे प्रो सीरीज में आपका स्वागत है। और इससे पहले आज आपको हैप्पी न्यू ईयर 2025 के लिए। और आज से हम कॉमर्स प्रो सीरीज को कंटिन्यूसली चलाएंगे, जिसमें आज हम जो सीरीज चलाने वाले हैं इसका नाम है डेप्रिसिएशंस। डेप्रिसिएशंस गाइस होता क्या है, इसके बारे में हम सिंपल तौर पे समझें। डेप्रिसिएशंस इसे हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास क्या होता है, देखिए हमारी जो कंपनियां हैं उसमें अलग अलग प्रकार की संपत्तियां वगैरह होती हैं जो कि असेट्स के तौर पे काम करती हैं। असेट्स जो फिक्स असेट्स में आती हैं, जैसे कि बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुआ, ये सारी चीज़ों को फिक्स असेट्स में लेते हैं अपन। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग या कोई भी असेट्स, ऑल ऑफ असेट्स, इसका यूज करने से इसकी वैल्यू दिनों दिन घटती चली जाती है। उसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला तो जैसे कि है ना, मतलब कोई चीज़ यूज होती जा रही है तो उसमें टूट फूट होने लगती है। कोई व्यक्ति ट्रक खरीदता है, ट्रक चलाता है, 1 साल तक टायर घिसते हैं, बॉडी में रिफ्लेक्शंस आता है, वो भी घटता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपनी जैसे जैसे असेट्स होती है उसे कंप्लीट अपन इसमें शामिल करते हैं कि असेट्स का मूल्य धीरे धीरे घटता है। अब असेट्स के मूल्य के बाद कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी न्यू जनरेशन्स की कोई भी चीज आती है ना, तो उस संपत्ति का मूल्य ऑलरेडी वैसे ही घट जाता है। कैसे, देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले 2G आया। 2G जब था तो नेट की स्पीड स्लो थी। फिर उसके बाद 3G आया तो 2G की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी। चाहे मोबाइल की कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन 2G आया तो व्यक्ति 3G को पकड़ेगा। फिर 3G के बाद जब 4G आया अपने यहाँ, तो अपन ने व्यक्ति ने क्या किया, 3G को हटाया, 4G को पकड़ लिया, जिसमें स्पीड 3G के मुकाबले अच्छी होती थी। लेकिन अब देखा कि भाई 4G का भी रेट ज़्यादा हो गया, तो उस जगह पे फिर 5G को पकड़ने लगा, क्योंकि 5G में नेट की इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी थी जो इसमें शामिल करने लगी। तो ऐसे ही क्या होता है ना, संपत्तियाँ होती हैं। संपत्ति भले ही चाहे आपकी कितनी भी नहीं हो, लेकिन डिपेंड करता है उसकी ईयर पे कि इंजन कितना पुराना है। इंजन जितना पुराना होता जाएगा उसकी रेट ऑलरेडी घटती जाएगी। बॉडी से कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से संपत्तियां जब अपन लेते हैं तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका बॉडी का रिफ्लेक्शंस कुछ नहीं मायने रखता है, इसीलिए अपन इसमें मूल्यह्रास को शामिल करते हैं। आप देखिए मूल्यह्रास होता क्या है, ये समझे। तो देखिए मूल्यह्रास जब समय के साथ साथ हमारी स्थायी संपत्तियों में कमी होने लगती है, रिडक्शन होने लगता है, तो उसके मूल्य में जो कमी आती है ना, उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास समय के अनुसार दिनों दिन बदलता रहता है। देखिए कैसे, इसके 2 मेथड है भाई, ये समझिए। सबसे पहले आता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है जिसके माध्यम से अपन इसे लेते हैं। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड की बात की जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को हिंदी में स्थायी किस्त पद्धति बोलते हैं। अब इस पद्धति को हम समझें क्या होती है। सबसे पहले किसी संपत्ति को हमने 10,000 रुपए है उसका मूल्य। अब 10,000 पे 10% डेप लगता है। कितना लगता है भाई, 10%। तो 10,000 इंटू 10 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, अपना डेप 1000 आया। अब 3 साल तक का अपन को मूल्य निकालना है। तो फर्स्ट ईयर में अपन ने थे, तो फर्स्ट ईयर में इसका डेप निकाला 10,000 का, तो 1000 निकल के आया। अब दूसरी साल संपत्ति का मूल्य कितना आ गया, 9000। फिर सेकंड ईयर में आए भाई, सेकंड ईयर में इसका मूल्य फिर 1000 लेस किया, तो अब मूल्य बचा 8000। अब आए भाई थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में इसका मूल्य जो था वो फिर 1000 माइनस कर दिया, तो अब वस्तु का मूल्य कितना बचा, 7000। तो अपन ये बोलेंगे कि इस पद्धति में 3 साल बाद किसी संपत्ति का मूल्य 7000 बचेगा, जो 10,000 की थी, इस पर 10% डेप लगाया जाता है। अब देखिए अलग अलग जो डेफिनेशंस वाले हैं वो मूल्यह्रास को क्या कहते हैं। कोई मूल्यह्रास को कहता है कि ह्रास संपत्ति के मूल्य में प्रयोग के कारण धीरे धीरे उसमें कमी होती है, इसलिए घटने लगता है। कुछ जो बोलते हैं J.R. बॉटलीबॉय कि ह्रास शब्द ऐसा है जो संपत्ति के मूल्य में होने वाली हानि एवं कमी को भी दर्शाता है।
अब बात आती है इसके मेथड में फायदे और स्थायी किस्त पद्धति के बारे में। इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक समझें तो अपन देखेंगे कि स्थायी संपत्तियों में धीरे धीरे कमी आने लगती है, उनके मूल्य जब प्रयोग होता है, संपत्ति का मूल्य का प्रयोग किया जाता है तो उसमें कमी आ जाती है। सेकंड होता है निरंतर प्रक्रिया, जब कोई संपत्ति कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो उसमें भी कमी आने लगती है। और ह्रास एक हानि होती है, क्योंकि चाहे आप मोबाइल फोन लें, चाहे आप कोई भी संपत्ति लें, उसमें धीरे धीरे टूट फूट वगैरह होने लगती है तो मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो उसका मूल्य धीरे धीरे घटने लगता है। संपत्तियों के मूल्य में स्थायी भी कमी आ जाती है, उनका पुस्तकीय मूल्य घट जाता है। जैसे कि कोई गाड़ी ले 3 साल पहले, तो आज का जो रेट होगा वो 3 साल पहले के रेट के हिसाब से उसका कैलकुलेशंस होगा, जो सिंपल तौर पे अपन ने स्थायी किस्त पद्धति के माध्यम से समझा। फिर आता है लेखा करना कंपलसरी होता है, जिसमें जितनी भी अकाउंटिंग सिस्टम्स किए जाते हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से होते हैं। मूल ह्रास के आयोजन एवं उद्देश्य क्या होते हैं, तो इसको समझिए। सबसे पहले तो मूल ह्रास के आयोजन में सबसे पहले सही उत्पादन लागत मालूम पता होनी चाहिए कि अपनी मेथड कौन सा है। सबसे पहले गाइस आता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो इसमें स्थायी किस्त पद्धति को लेते हैं अपन। जैसे 10,000 है, इसमें 10% डेप निकालना है भाई, तो 3 सालों तक डेप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो डेप्रीशिएशन रहेगा वो 1000 इसी के हिसाब से इसमें डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा। अब बात आती है, इससे लाभ हानि ज्ञात करना आसान हो जाता है, संपत्तियों का मूल्य निकालना भी आसान हो जाता है, क्योंकि पद्धति बिल्कुल सिंपल होती है। मूल्य ह्रास के इफेक्टिव तत्व क्या होते हैं, संपत्ति लागत में परिवर्तन होने लगता है। नंबर 2, संपत्ति का अनुमानित जो जीवन काल है वह भी इसके माध्यम से निकाला जाता है। अनुमानित अपशिष्ट मूल्य का भी पता इसी के माध्यम से चल जाता है। अब स्थायी किस्त पद्धति के फायदे क्या होते हैं, सबसे पहले यह प्रतिवर्ष शेष कम होता जाता है, मूल ह्रास निकालना सरल होता है, शुद्ध तरीके से अप्लिकित कर सकते हैं, ह्रास बार बार नहीं लगाना पड़ता है, तो ये इस पद्धति की प्रॉफिट है। अब बात आती है इसके डिसएडवांटेज की, तो पूंजी पे ब्याज का प्रबंध नहीं है। नंबर 2, नई संपत्ति क्रय की व्यवस्था नहीं है। कभी कभी ये आयकर द्वारा मान्य नहीं मानी जाती, क्योंकि फिक्स है, तो जरूरी नहीं है कि पहली साल संपत्ति थोड़ी कम टूट फूट होती है तो उसका मूल्य भी कम ही होना चाहिए। नंबर 2, अनुपयुक्त, आसान है, अनुपयुक्त है, अपने आप में अनसूटेबल है। रीजंस क्या है अनसूटेबल, इसलिए कि देखिए पहली साल जब किसी संपत्ति का मूल्य होता है वो कम ही होता है, लेकिन दूसरी साल में उसका मूल्य अपने आप ही परिवर्तित वगैरह होते रहता है, तो इससे इस चीज को भी इसमें शामिल किया जाता है। मूल ह्रास विधि को निकालने की विधियां, तो देखिए आज हमने पहली विधि पढ़ी परसेंटेज, अब देखते हैं आगे इसको कि दूसरी विधि कौन सी है भाई। तो दूसरी विधि से कैसे ह्रास निकालते हैं वो मैं आपको समझा दूं। इसमें देखिए एक तो अपन ने जी वाली विधि देखी जिसमें परसेंटेज निकालना पड़ता है, दूसरी आती है सूत्र विधि। सूत्र विधि के करने का तरीका देखिए, इसका मूल ह्रास निकालने का तरीका होता है मूल ह्रास बराबर संपत्ति का मूल्य प्लस स्थापना के व्यय माइनस अपशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल। संपत्ति का जीवन काल, तो जैसे कि सपोज दैट किसी मशीन का मूल्य 22,000 है, स्थापना के व्यय 3,000 है, अपशिष्ट मूल्य 5,000 है। अब आप सोच रहे होंगे अपशिष्ट मूल्य क्या होता है, संपत्ति का जीवन काल 5 वर्ष है। अब देखिए अपशिष्ट मूल्य ये होता है कि ये संपत्ति एक समय पश्चात स्क्रैप में यानी कि कबाड़े में 5,000 रुपए की तो चली ही जाएगी, तो उसका एक मूल्य होता है। तो 22 और 3 25, 25 में से 5 घटाए बचे 20, 20 जो बचाए हैं उसमें अपन डिवाइड दे देंगे 5 का, 5 4 जा 20, तो जो डेप निकल के आएगा ना वो 4,000 निकलेगा जो पर ईयर लगेगा। तो ये कौन सी विधि होती है, सूत्र विधि। इसे इंग्लिश में अपन यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशंस इक्वल असेट्स ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू लाइफ ऑफ मशीनरी
तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला भी अपन मतलब इंग्लिश में इसे तब्दील कर दिया गया है, जिसका फॉर्मूला है असेट्स ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू लाइफ ऑफ मशीनरी। तो इसे ये गाइस होती है पहली विधि जो हमने सीखी, स्थायी किस्त पद्धति। अब सीखने जा रहे हैं हम जिसे बोलते हैं घटती किस्त पद्धति। इसे कैसे करते हैं वो देखिए, इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसे देखिए कैसे करेंगे अपन, घटती किस्त पद्धति, इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट किसी मशीन का मूल्य 10,000 रुपये है, 10,000 पे अपन ने 10% निकाल लिया तो कितना आया 1000। तो फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में जो डेप लगेगा 1000, तो कितना आ जाएगा 9000। अब सेकेंड ईयर जो डेप लगेगा गाइस, उसमें क्या परिवर्तन होगा कि अब 9000 पे 10% निकालना है आपको। 9000 पे कितना निकालना है 10%, तो कितना आ जाएगा 900। तो मैंने यहाँ 900 कर दिए। तो सेकेंड ईयर इसका मूल्य कितना हो गया 8100 रुपये, जिस सेकेंड ईयर का प्राइस है। अब देखिए तीसरी साल में जब डेप निकालेंगे तो तीसरी साल 8100 पर लगेगा 10%, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 810 रुपये आ जाएगा डेप। तो वो अपन माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7290। ये थर्ड ईयर आ गया। क्या आ गया आपका थर्ड ईयर आ गया। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पद्धति में यदि थ्योरिकल तौर पे भी कोई चीज आती है तो अपन बोलेंगे कि सर देखिए पहली साल जो डेप लगता है ना भाई, वो लगता है आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे, और उसके बाद जितनी भी साल का डेप लगेगा वो लगेगा आपका किस पे, वो लगेगा आपके बैलेंस पर। तो इसे अपन कौन सी पद्धति बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको वैसे कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है, उसमें बस थ्योरिकल तौर पे देखिए सबसे पहले इस विधि का सबसे पहला जो फायदा रहता है कि ये आयकर द्वारा मान्य रहती है। इस विधि को सरल बताया गया है। इस विधि के आधार पर ही संपत्ति के मूल्य की वास्तविक गणना होती है। तो ये इसके हैं। अब इसके जो थ्योरिकल पोर्शंस को अपन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेंगे और इसी के साथ साथ आगे की भी सीरीज को कंप्लीट करेंगे हम। तो घटती किस्त पद्धति में हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और मूल्यह्रास को आज सिंपलेस्ट तरीके से समझा। आपको यदि कोई चीज में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए तो आप उसके लिए प्लीज मुझे कमेंट करें, जिससे हम इस वीडियो को और बेटर बना सकें। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।